नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैं टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो कंटेंट मैं आपके लिए पोस्ट किया हूं, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या होते हैं बीमारियों के प्रकार, कितने प्रकार में बांटा गया है, कौन कौन सी प्रकार की डिजीज़ होती है, किसको हम संक्रामक कहेंगे, किसको असंक्रामक की श्रेणी में रखेंगे, और तो सभी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ से छोटा छोटा सवाल, जैसे रोग का नाम लिखा होगा या ये कह सकते हैं कि उस एनिमल का नाम लिखा होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा रोग होता है, या रोग का नाम है तो एनिमल का नाम बताना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक ही वीडियो में, एक ही पेज में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ताकि आप बड़े बड़े एग्जाम में अगर फाइट करते हैं तो यहाँ से वो सारा कंटेंट मिल जाए। यहाँ से जो बचेगा आपको अपने सिलेबस के आधार पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप तैयार कर लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत VVIMP प्रकार का सवाल के रूप में पूछा जाता है या आता है, हमेशा हर जगह आया है, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। सेकंड वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में। जी हाँ, रोग के प्रकार या बीमारी के प्रकार के बारे में मैं जैसे कहता हूँ कि लोगों के मन में कई प्रकार की बातें आती होंगी, आपके मन में भी आई होंगी कि वाकई में बीमारी कितने प्रकार की होंगी। आपके मन में कई प्रकार का सवाल उठता होगा कि बीमारी के प्रकार को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है, और इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैं बोल के बताऊंगा, या जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर राइट कर दूंगा। ठीक है, लिख दूंगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए डिजीज़ या रोग बीमारी के दो प्रकार होते हैं। पहले ये जो दो प्रकार होते हैं डिसीज़ के, ये बाय नेचर, और ये कह सकते हैं हम कि काजेज या रीजन्स के आधार पर होता है। किसके कारण, किसके आधार पर? नेचर, प्रकृति, एंड कॉजेज या रीजन के आधार पर हम बीमारियों को दो भागों में पहले बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है कॉन्जेनिटल डिजीज, जिसको हम लोग जन्मजात रोग या टू बर्थ डिजीज भी कह सकते हैं। हम लोग जन्म से उत्पन्न, जन्म से लेकर आने वाला रोग की श्रेणी में इसमें रखते हैं कॉन्जेनिटल रोग, जिसको हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। दूसरा आता है एक्वायर्ड डिजीज, जिसको बोलते हैं हिंदी में उपार्जित रोग, उपार्जित बीमारियां। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं जन्मजात रोग, या इसी जन्मजात रोग को यहाँ पर एक और चीज़ों से दर्शाते हैं हम लोग। जन्मजात रोग को, इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसीज बोलते हैं, जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर तो सर ने जन्मजात रोग बताया है, जेनेटिक डिजीज नहीं बताया। तो ये जेनेटिक डिजीज है जो जन्मजात होता है, याद रखना। बच्चा माँ की गर्भ से लेके आता है, मतलब जन्मजात कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी पीढ़ियों को, उनकी पूर्वजों को ये रोग रहा होगा, तभी जाके वो संतान को इस प्रकार के रोग का सामना करना पड़ रहा होता है। ऐसा आप समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कॉन्जेनिटल डिसीज या जन्मजात रोग का मतलब होता है कि बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो माँ की पेट से या गर्भ से लेकर आता है। ठीक है, जैसे कुछ रोग का नाम यहाँ पर मैंने लिखा है: सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज़, फिनाइलकेटोन्यूरिया। तो ऐसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन इस सिलेबस में, इस वीडियो के माध्यम से मैं 3-4 चीज़ें के बारे में भी डिस्कस करूंगा। वैसे सिकल सेल एनीमिया का वीडियो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया की होता कैसे है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया जो होता है एक जीन की विकृति की वजह से होता है। आप सबको पता है कि मनुष्य में दो प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं, अल्फा और बीटा श्रृंखला की हीमोग्लोबिन होती है। अल्फा की 2 श्रृंखला होती है, बीटा की 2 श्रृंखला होती है। टोटल 4 सीरीज या 4 श्रृंखला होती है। अल्फा हमेशा सामान्य होती है। बीटा जो श्रृंखला होती है उसमें आप लोग जब बनने वाले एमिनो एसिड का क्रम देखेंगे, वो एमिनो एसिड का क्रम एक बी जो सीरीज है उसमें जो 6वें नंबर पर रहेगा वो पहले नंबर पर नहीं रहेगा। लेकिन सामान्य जो सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति होगा, उस सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति का जो 6वें नंबर का जो जीन से बना हुआ जो एमिनो एसिड होगा वो उसी प्रकार का होगा जो पहले प्रकार में था। तो पहले नंबर पे अगर हम लोग बोलते हैं वैलिन आता है, तो 6वें नंबर पर भी वैलिन आता है। वैलिन और वैलिन होने के कारण आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ऐसा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं कि जीन की विकृति या त्रुटि के कारण होता है। मतलब जो जीन होना चाहिए वो ना होकर किसी कारणवश वो बदल जाता है, और दूसरे प्रकार
प्रकार के जीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस कारण व्यक्ति का जो आरबीसीएस होता है वो सिकल सेल साइज का हो जाता है। ठीक है। दूसरा, हीमोफीलिया से संबंधित भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है जेनेटिक वाले चैप्टर में, आप वहां से देख सकते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया भी मैंने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है। अगर समय मिलता है, समय रहता है मेरे पास, तो मैं डायबिटीज़ के बारे में भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। लेकिन फिर भी आप डायबिटीज़ सुने होंगे, मेरे ही चैनल में किसी पॉइंट में सुने होंगे, मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया हुआ है। डायबिटीज़ जो होता है इसको मधुमेह शर्करा की बीमारी कहते हैं। आपको पता है कि कभी कभी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में ऐसे जीन एक्टिवेट नहीं हो पाता जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। जैसे आपको पता है कि पैंक्रियास में कलरफुल सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा प्रकार के सेल्स होते हैं। अल्फा ग्लूकागॉन का स्रावन करता है, का सिक्रेशन करता है, और जो बीटा होता है वो इंसुलिन का स्रावन करता है। ठीक है। तो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन का स्रावन करता है, वो इंसुलिन एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, एक प्रकार का प्रोटीन हो सकता है जो इसको पचाने का कार्य करता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। वो इंसुलिन का उत्पादन जो रोगी होते हैं उसमें नहीं हो पाता, और उनको बाह्य पदार्थ से, बाह्य माध्यम से इंसुलिन की आपूर्ति की जाती है, ताकि उसके शरीर में पहुंचने वाले या बनने वाले जो शुगर है, पहुंचने वाले शुगर कहने का मतलब भोजन के माध्यम से जो शुगर वहां पर पहुंचेगा, वो शुगर को पचाने का कार्य करता है इंसुलिन। लेकिन उस समय अब उसके शरीर में नहीं बनता, तो इंसुलिन के द्वारा शुगर का पाचन, शर्करा का पाचन नहीं हो पाता। फलस्वरूप रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, लगातार बढ़ती है, और वो डिसीज हो जाते हैं या रोगग्रस्त हो जाते हैं, डायबिटीज पेशेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में मैंने बताया था, इसमें जो एक प्रमुख एल्केप्टोन नामक होमोजेंटिसिक एसिड बनता है, जिसका नाम है जो एल्केप्टोन को पचाने के काम करता है। ठीक है। उसको फिनाइलकीटोन्यूरिया में कन्वर्ट करने वाला होता है। ठीक है। उसमें कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया का उपापचय की प्रक्रिया में आगे वो कैटालिस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। फलस्वरूप वो फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसा मैंने आपको इसके लिए भी वीडियो दिया हुआ है, तो आप चैनल में जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, ये तो समझ में आ गया कॉन्जेनिटल डिजीज या जन्मजात रोग के बारे में, जो कि बच्चा या बेबी गर्भ से लेकर आता है। दूसरे पार्ट्स में चलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित रोग के बारे में। एक्वायर्ड या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग उपार्जित। उपार्जित मतलब क्या होता है? जन्म के बाद विभिन्न फैक्टर के कारण पैदा होने वाले जो डिजीज होते हैं उसको उपार्जित रोग कहता है। जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ, ये बिफोर बर्थ ये लोगों में लग जाता है, बेबी में लग जाता है। ये आफ्टर द बर्थ, मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद कई बाह्य कारणों के कारण या कई विभिन्न कारकों के कारण, कई फैक्टर्स के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। एक्वायर्ड डिसीज कहलाता है, उपार्जित रोग कहलाता है। हम उपार्जित रोग को यहाँ पर दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कहने का मतलब, हिंदी में इसको मैं अगर कहूँ, कम्युनिकेबल कहने का मतलब होता है संक्रामक, और इन्फेक्शियस का मतलब होता है संसर्ग रोग। मतलब जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उस फैलने वाले रोग को हम संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। ये हमेशा जीवित कारकों के कारण होता है, मतलब लिविंग बींग्स के कारण, लिविंग फैक्टर्स के कारण होता है। याद रखें, किसके कारण होता है? लिविंग फैक्टर्स के कारण ये रोग होता है हमको, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक या संसर्ग रोग। दूसरा आता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कहने का मतलब होता है असंक्रामक या असंसर्गात्मक रोग। मतलब ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल पाते। इसके जो कारक होते हैं, यहाँ पर लिविंग फैक्टर्स है, तो यहाँ पर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से रोग होता है, तो वो असंक्रामक की श्रेणी में, असंसर्गात्मक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, लिविंग फैक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने चार्ट आउट पहले से करके रखा है, ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से नोट करके रख दिया है आपके सामने, जैसा दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ पर जरूरत पड़ेगा मैं फिर से कलम चलाऊँगा, याद रखेंगे। ठीक है। जो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज होता है, संक्रामक या संसर्ग जो रोग होता है, जो लिविंग फैक्टर या जीवी कारक, जैविक कारकों के कारण फैलता है, ये कुछ प्रकार में हम डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। जैसे प्रोटोजोअन्स डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, हेलमिंथ डिजीज,
हेलमेन से होने वाले रोग। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये जीवाणु जनित रोग बोलते हैं इसको, हम लोग जीवाणु जनित रोग बोलते हैं। वायरल डिजीज या विषाणु जनित रोग बोलते हैं इसको। और फंगल डिजीज मतलब कवक जनित रोग बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। प्रोटोजोअन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन्स आपको पता है कि पृथ्वी में सबसे पहले अगर कोई एनिमल यूनिसेल्युलर के रूप में अगर दिखाई दिया है, आज भी अगर दिखाई देता है, तो होता है प्रोटोजोअन एनिमल्स। ये प्रोटोजोअन एनिमल्स जब हमारी बॉडी में इंटर करता है और जो लक्षण उत्पन्न होता है उसके आधार पर हम उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोटोजोअन डिजीज है। प्रोटोजोअन डिजीज में बहुत सारे डिजीज का नाम आता है, जैसे मलेरिया है, कालाजार है, अमीबियासिस जिसको हम लोग पेचिस कहते हैं, और इसमें निद्रा रोग बोलते हैं ना, साउथ अफ्रीका का निद्रा रोग बोलते हैं, वो सब इसमें आ जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रोग का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिखा है मैंने मलेरिया। मलेरिया आप सभी जानते हैं, जो कि इसका वेक्टर ये वाहक के समान काम करता है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर किसके कारण होता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। लेकिन जो रोगजनक होता है मलेरिया, इसको चार भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है बिनाइन या टर्शियन मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? मेरे पास समय कम है और जगह कम है, तो मैं इसको ऐसा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण बिनाइन या टर्शियन मलेरिया होता है। माइल्ड टर्शियन मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम ओवेली की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वार्टर्न मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम मलेरी नामक एक प्रोटोजोवंस जो रोगजनक होता है, पैथोजेंस होता है, उसके द्वारा होता है। और लास्ट आता है मलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मलेरिया रोग होने का जो पैथोजेंस है उसमें कुछ प्रमुख परजीवी कारक यहाँ पर है, रोगजनक है, पैथोजेंस है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेलिस, प्लाज्मोडियम थर्ड को मैंने क्या बताया था, एम को, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड देन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये चार प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाले के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमीबियासिस। अमीबियासिस को हम लोग पेचिस के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। पेचिस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं होगी। इसको अमीबिक डिसेंट्री या एंट्रीराइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। आपके घर में जो हाउस फ्लाई जो होता है ना, हाउस फ्लाई, ये इसका प्रमुख वेक्टर या वाहक के समान काम करता है। हाउस फ्लाई। अमीबियासिस जो होता है ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इसके एनिमल का नाम है। हो सकता है कि क्लियर ना दिखाई देता हो, लेकिन आप सुन के लिख सकते हैं आप इसको ANTAMOEBA हिस्टोलिटिका HISTOLITACA ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये होता है पेचिस का कारक होता है, प्रमुख कारक के भांति काम करता है। मलेरिया के लिए अलग से वीडियो में फिर से प्रोवाइड करूंगा आपको। कुछ स्पेशल डिजीज के लिए जैसे कैंसर है, एड्स है और फाइलेरियसिस है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इसमें एक विस्तृत वर्णन जो कर रहा हूँ टेबल के रूप में कर रहा हूँ, चार्ट आउट के रूप में कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रिपेनोसोमियासिस। ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो होता है ट्रिपेनोसोमियासिस जो रोग है, इसको अफ्रीकन निद्रा रोग के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होता है। किसके कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होता है। इसको भी फैलाने का कार्य करता है सीसी मक्खी। आप बोलेंगे सीसी मक्खी क्या होता है? एक मक्खी की एक प्रजाति है सीसी फ्लाई, इसका वेक्टर या वाहक के समान काम करता है, जिसके कारण ये जो प्रोटोजोअन्स है ये एनिमल के अंदर आता है और उनको होता है अफ्रीकन निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमियासिस हो जाता है। नेक्स्ट आता है ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर जो होता है ये सैंड फ्लाई फैलाने का काम करता है, इसको फैलाता है, इसका वाहक के समान काम करता है सैंड फ्लाई, ठीक है। सैंड फ्लाई मक्खी की एक प्रजाति, हाउस फ्लाई की ही एक प्रजाति होती है स्पेशल प्रकार की। ये होता है लिश्मानिया डोनोवानी की वजह से होता है, लिश्मानिया ट्रॉपिका की वजह से होता है, लिश्मानिया ट्रॉपिका की वजह से होने वाला ये रोग है, ये डिसीज है ओरिएंटल सोर। नेक्स्ट आता है जियार्डिएसिस। ये जो जियार्डिएसिस रोग है इसके बारे में हमको ऐसा पढ़ने और सुनने को मिलता है
कि ये भी आपके घर में पाई जाने वाली जो हाउस फ्लाई है उसके द्वारा फैलती है। और जियार्डिया इंटेस्टाइनिलिस नामक जो पैथोजन्स है उसके द्वारा होता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस की वजह से होने वाला ये रोग होता है। नेक्स्ट आता है सिलियरी डिसेंट्री। सिलियरी डिसेंट्री जो होता है इसको बैलेंटिडियम डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो समझ लीजिए कि ये जो होता है एक प्रमुख प्रोटोजोवंस जिसका नाम है बैलेंटिडियम कोलाई की वजह से होता है। ठीक है, इसको भी फैलाने का काम करता है आपकी घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई, ये फैलाने का काम करता है, वेक्टर के समान काम करता है। तो ये हो गया कुछ प्रोटोजोवंस से होने वाले रोग। ठीक है, आप यहाँ से वो कंटेंट तैयार कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से आया है तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट में हम जा रहे हैं हेलमिंथ में जाते हैं हम लोग। हेलमिंथ का मतलब होता है हेलमिंथ से होने वाले रोग। जब हेलमिंथ से होने वाले रोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं हम लोग। एलिफेंटियासिस आप लोग सुने होंगे कि हाथी पाँव का रोग सुने होंगे, फाइलेरियसिस के नाम से जाना गया है। हेलमिंथ में आ गए हैं हम लोग। फाइलेरियसिस या हाथी पाँव या एलिफेंटाइसिस के नाम से जाना गया है इसको। ये जो बीमारी होता है एक प्रमुख रोगजनक हेलमिंथ जिसका नाम है वूचेरिया बैंक्रॉप्टी। वूचेरिया बैंक्रॉप्टी की वजह से होता है। और इसको फैलाने का काम करता है मॉस्किटोस। जो मॉस्किटोस होता है वो वहाँ के वेक्टर के समान काम करता है। वूचेरिया बैंक्रॉप्टी नामक एक हेलमिंथ को रोगों शरीर में पहुंचाता है, लोगों के शरीर में या फिर एनिमल्स के शरीर में, और हाथी पाँव नामक रोग हो जाता है। इसके संबंध में अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एस्केरिएसिस होता है, एक रोग होता है एस्केरिएसिस। ये जो एस्केरिएसिस होता है, एस्केरिएसिस या जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केरिएसिस को हम लोग अमीबियासिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, एस्केरिएसिस को अमीबियासिस के नाम से जाना गया। अमीबियासिस तो प्रोटोजोन्स हो गए। हेलमिंथ में एस्केरिएसिस मतलब इसमें बोलते हैं वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो एनिमल आता है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स प्रमुख एनिमल है इसका। एस्केरिस स्मॉल एल है, लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होता है, ये लोगों के शरीर में पहुंच जाता है। एक विशेष प्रकार का राउंड वर्म होता है, गोला कृमि होता है। ठीक है, खाने के माध्यम से, धूल मिट्टी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सब्जी शाक भाजी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। समझ में आया, एस्केरिएसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर समय रहा तो मैं इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट आता है सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस एक ऐसा रोग है जो कि हमारे जो रुधिर होता है, हमारा जो ब्लड कंटेंट होता है उसको प्रभावित करता है। ये जो होता है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम की वजह से होने वाला एक रोग है। ठीक है, आपने देखे होंगे कुछ रेसेस बन जाते हैं शरीर में, इओसिनोफिलिया हो जाती है, बुखार बढ़ना शुरू हो जाता है, खुजली होती है, तो इस रोग की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है ट्रैकीनोसिस। ट्रैकीनोसिस जो होता है ये इंटेस्टाइन में होने वाला प्रमुख रोग की भांति होता है, जो कि ट्राइकीनेला स्पाइरेला नामक जो ट्राइकीना वर्म बोलते हैं ना हम लोग, उसके द्वारा होता है ये ट्राइकीनोसिस। ये हेलमिंथ से होने वाले प्रमुख रोग हो गए। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलता है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज भी कई प्रकार के आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टाइफाइड या मोतीझरा बोलते हैं आप लोग, और क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नाम है इसका टाइफाइड या मोतीझरा। ठीक है, ये संक्रामक रोग है, याद रखना। कम्युनिकेबल डिसीज आप पढ़ रहे हैं। टाइफाइड जो होता है एक प्रमुख बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी जो होता है एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो संतुलित जल, भोजन, मलमूत्र, थूक द्वारा मक्खी के माध्यम से फैलता है। आपका जो हाउस फ्लाई है, आपके घर में रहने वाली मक्खी है, बेहतर है इस मक्खी से दूर रहो। आपके घर में ना आए, जितना कम हो सके ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कम से कम आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये हाउस फ्लाई के द्वारा फैलने वाला एक रोग है टाइफाइड या मोतीझरा। समझ में आया। ये जो टाइफाइड रोग होता है इसके कई लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, कईयों को हुआ है, आप जानते हैं। ठीक है, इसके लिए इंजेक्शन अभी ईजाद कर लेगी। इसके लिए TAB का इंजेक्शन लगता है।
क्या लगता है? टीएबी का इंजेक्शन लगता है। कमेंट में मुझे बताइए कमेंट करके कि टीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इतना तो बनता ही है आपका टाइफाइड, ठीक है। टीएबी का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया फेफड़े के संक्रमण वाली बीमारी है, ठीक है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलीस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। तो एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से या और हीमोफिलीस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। हीमोफिलीस इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाला रोग है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया आप जानते होंगे फेफड़े को संक्रमित कर सकता है। हमारी वायु कुपिका होती है फेफड़े की, उसको संक्रमित करने का कार्य करती है, ठीक है, जिसके कारण बुखार होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। बच्चों में प्रायः होता है इस प्रकार की समस्या, आपने देखी होंगी, जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कॉलरा, जिसको हम लोग बोलते हैं हैजा। कॉलरा या हैजा बोलते हैं, हैजा या कॉलरा, जो एक प्रमुख प्रकार के क्या बोलते हैं बैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग विब्रियो कॉलरी की वजह से होने वाला रोग है कॉलरा या हैजा, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोनोरिया। गोनोरिया निसेरी गोनोरी की वजह से होता है। निसेरी गोनोरी की वजह से होने वाला एक रोग होता है। लेप्रोसी जानते होंगे आप, कोढ़ या कुष्ठ जानते होंगे आप लोग, ठीक है। ये माइक्रोबियम लैप्री की वजह से होता है। माइक्रोबियम लैप्री की वजह से होने वाला रोग होता है। टिटनेस जो रोग होता है, टिटनेस आपने सुना होगा। अब देखो टिटनेस जो होता है क्लस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से होता है। किसके कारण होता है? क्लस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से होता है। क्लस्ट्रिडियम टिटेनी की वजह से होने वाला ये रोग है। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आप सुने होंगे, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होता है, ठीक है ना। कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होने वाला रोग है डिप्थीरिया। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा डायरिया। डायरिया जानते होंगे, परिचित हैं सभी। ई कोलाई नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ई कोलाई नामक जीवाणु, और एक होता है शिगेला डिसेंट्री नामक और जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये रोग आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में सबसे पहले आता है डेंगू। डेंगू वैसे बोलते हैं कि मच्छर से फैलता है, और सही बात है, ये एक स्पेशल मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। एक फीमेल टाइगर मॉस्किटोस की वजह से फैलता है, मॉस्किटो की वजह से फैलता है, ठीक है ना। कौन सी? फीमेल टाइगर मॉस्किटो की वजह से फैलने वाला रोग है। इसके रोग जनक जो विषाणु होते हैं, वायरल होते हैं, जो वायरल डिसीज के रूप में फैलता है डेंगू। इसका लिए विषाणु का नाम होता है डेन1। विषाणु का नाम है डेन1, 2 एंड देन 3, ठीक है ना। और इसका रोग का जो वाहक होता है फीमेल टाइगर जो मॉस्किटोज होता है, जिसको एडिस एजिप्टी के नाम से जाना गया है, एडिस एजिप्टी के नाम से जाना गया है, उसके माध्यम से ये क्या होता है? डेंगू होता है। उसको उसमें 2 प्रकार के होता है डेंगू। क्लासिकल डेंगू बुखार होता है, जिसमें हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा के साथ बुखार प्रारंभ करता है, काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है, 5 से 7 दिन तक चलने वाली होती है, और 5 से 7 दिन के बाद अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करते जाता है। नेक्स्ट होता है डेंगू रक्तस्राव बुखार। अत्यधिक और घातक बुखार होता है इसमें दूसरा डेंगू रक्तस्राव बुखार, मतलब डेंगू हेमोरेजिक फीवर के नाम से आता है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का बुखार होता है, सिंड्रोम के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट आता है चिकनगुनिया। विषाणु जनित रोग होता है, संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अगर वायरस की बात करें तो अल्फा वायरस, इसमें सिंपल नाम आता है, अल्फा वायरस की वजह से होता है चिकनगुनिया। अल्फा वायरस के संक्रमण से होता है। इसको भी फैलाने का काम करता है वही टाइगर जो मॉस्किटोज होता है ना, एडिस एजिप्टी, मैंने जो ऊपर बताया था, एडिस एल्बोनटिक्स, ये सब के काटने से हमारे शरीर में इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड या राइनटीज, साधारण सर्दी जुकाम सभी को होता है, जानते हो, नासा शोध भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये राइनो वायरस के कारण होता है, इससे बचने की ज़रूरत है भैया आपको अभी, राइनो वायरस, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस है। कोरोना भी, अब मैं पूछूँ, कोरोना वायरस भी, कोविड-19 भी किसे वायरल डिजीज़ है, तो किसके कारण हो रहा है? कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है। वायरस का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। रेबीज़
रेबीज जो होता है ये हम लोग बोलते हैं कि कुत्ते के काटने से होने वाली डिसीज़ है ना, रेबीज। ठीक है, इसको इसमें जीवाणु होता है, रेबीज वायरस होता है एक विशेष प्रकार का, जिसके शरीर में पहुंचने से रेबीज हो जाता है। एड्स जो होता है HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। इसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ में आपको मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया है, रिंगवर्म। ठीक है, रिंगवर्म ये माइक्रोस्पोरम, कुछ प्रजाति होती है कवक की, जैसे एक होता है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, मोरफाइटॉन जैसा कुछ कवक है, कुछ फंगल है, जिसके कारण यह रिंगवर्म होता है। रिंगवर्म सभी परिचित है, दांत से सभी परिचित है ना, आप लोग जानते हैं। तेज खुजलाहट होती है, सूखे शल की धब्बे दिखाई देते हैं आपको, त्वचा के चारों तरफ क्या हो जाता है, नमी होती है, काफ़ी गर्म महसूस होता है वहाँ पर। उंगलियों के बीच संक्रमण अगर है तो तेज़ी से फैलती, उंगली के बीच में अगर है तो तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि एक के संपर्क में दूसरा अगर अंग आ रहा है तो तेज़ी से फैल सकती है। नेक्स्ट आता है, ये हो गया सारा का सारा कम्युनिकेबल आर इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब संक्रामक आर संसर्ग रोग, एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इसमें कुछ नाम आता है, जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डिजनरेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं असंक्रामक या असंसर्गात्मक रोग, मतलब ये एक दूसरे के संपर्क में आने पर नहीं फैलते, घबराने की इससे जरूरत नहीं होती, लेकिन केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि रोग तो रोग होते, बीमारी तो बीमारी होता है। डिजनरेटिव, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लोपनी या प्रतिस्थापनी रोग बोलते हैं, विविध शारीरिक अंगों की दूषित संक्रिया के कारण होता है, मतलब कोई अंग किसी कारणवश अगर क्षतिग्रस्त हो रहा है या वो दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस बीमारी को डिजनरेटिव कहते हैं। हार्ट का ठीक तरीके से काम ना करना इसकी एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी, इसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज को अल्पता या हिंता जन्य रोग कहते हैं, मतलब पोषक पदार्थों की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, जैसे रिकेट्स और मरास्मस। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स, और मरास्मस क्वाशियोरका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। एलर्जीज होती है, एलर्जी आप जानते हैं, कई बाह्य प्रोडक्ट या पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके प्रति हमारा शरीर अत्यधिक अति संवेदनशीलता दर्शाती है, मतलब उसको हमारी शरीर की एंटीबॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एंटीजन मान लेती है, प्रतिजन मान लेती है, और उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर देती है, और वो एलर्जी का कारण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं एलर्जी। ठीक है ना, बाह्य पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होती है। नेक्स्ट आता है सोशल डिजीज। अब बोलेंगे सोशल डिजीज़ क्या होता है, सामाजिक बीमारियाँ क्या होती है, तो यही तो आजकल सबसे ज़्यादा घर कर गया है, अब सबको पता है। सोशल डिजीज़ किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एल्कोहल सेवन करने वालों के लिए बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के अगर नशीले प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हो, नशीले पदार्थों का उपयोग कर रहे हो, तो वो सोशल डिजीज़ में आता है। ड्रग्स वगैरह का लेना, एल्कोहल का सेवन करना, किसी भी प्रकार के पान गुटखा तंबाकू का सेवन करना, ये सारी चीज़ें सोशल डिसीज़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक में मैंने कुछ नाम पहले ही बताया था, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डायबिटीज़, फेनिलकीटोनुरिया, यह संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, संक्रामक नहीं होता, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कैंसर होता है अनियमित ऊतक वृद्धि, अनवांटेड क्या कहना चाहिए, टिश्यू ग्रोथ के कारण होने वाला रोग होता है कैंसर। इसके बारे में अलग से वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें मैकेनिकल डिसीज, यांत्रिक कारणों से होने वाला, jैसे यांत्रिक कारण किसी भी प्रकार की अगर एक्सीडेंट वाली स्थिति आती है तो आपको ये देखने को मिल सकती है मैकेनिकल डिसीज के रूप में, जैसे अस्थि भंजन, हड्डी का टूटना, अस्थि संधि विकृतता, मतलब संधि का जोड़ से अपने जगह से हटना, इस प्रकार की स्थिति अगर आपको देखने को मिले तो मैकेनिकल डिसीज में इसकी गिनती कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्या संक्रामक होता है, क्या असंक्रामक होता है। यहाँ पर कंटेंट छोटे सी जगह में मैंने सारा कंटेंट ले, हो सकता है तो देखने में थोड़ी असुविधा महसूस हो, लेकिन थोड़ा सा कष्ट आप भी कर लीजिएगा। आप कंटेंट अपनी बुक से तैयार करने की कोशिश करिएगा, एक्सप्लेनेशन सुन के आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेता, किसी प्रकार की वीडियो को अपडेट आपको हमसे प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।